अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। और शायद आपको याद होगा कि मैंने बहुत अर्सा पहले, कई साल पहले बल्कि, मैंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। हक और सच को दिखा दिया है, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। सियासत में आज भी उसका छोटा भाई जो है उसका वजीर आज़म है, और नवाज शरीफ भी जल्द वापस जाएगा और दुनिया देखेगी कि इस मुल्क में जिधर बड़े बड़े डाकुओं को बार बार एनआरओ मिलता है, इंसाफ का निज़ाम पकड़ नहीं सकता, तो फिर जो भी मुश्किलात जुल्म इस माशरे पे होते रहेंगे, हम जिम्मेदार हैं उसके। मैं सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ, कॉल दे रहा हूँ इस इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत के खिलाफ कि मैं किसी सूरत ये जो मेरी कौम पे डाका डाला जा रहा है इन चोरों का, मैं ये कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। और जब मैं कॉल दूंगा इंशाअल्लाह उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आज के पैनल का तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, अम्मार मसूद साहब हैं, नवीद हुसैन साहब, इस्माइल कासिम साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में ड्रामाई सूरत हाल देखने में आ रही है। ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला जारी है। अमरीकी साइफर से मुतल्लिक इमरान खान की दूसरी ऑडियो मंजर आम पर आई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी से साइफर से मुतल्लिक बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो ये हिदायत कर रहे हैं कि अमेरिका का नाम ना लेने और मर्जी के मिनट्स लिखने की उन्होंने हिदायत की। जहां नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वहीं PMLN को रिलीफ मिलने का सिलसिला भी जारी है। अगर आप इस वक्त देखें, ये जो सूरत हाल है ये 2018 वाली सूरत हाल नज़र आ रही है। इलेक्शन से तकरीबन एक साल पहले पैनामा लीक्स आई और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे और नून लीग पर मुकदमात बने, नाअहलियाँ हुई, प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए, नून लीग ज़ीरो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हीरो बन गई। और आज भी तकरीबन उसी तरह की सूरत हाल है, बस किरदार बदल गए हैं। इलेक्शन का साल शुरू हो चुका है। इमरान खान और PTI पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, नाअहलियों के खतरात भी मंडा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं, बयानिए बदल रहे हैं। इमरान खान और PTI ज़ीरो बज़ाहिर जो लग रहा है PMLN हीरो बन रही है। इसी से मुतालिक एक्सपर्ट्स के सामने हम सवाल रखेंगे। अम्मार मसूद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि ये जो साइफर से मुतालिक पार्ट 2 आया, अब ऑडियो लीक्स आ रही हैं, एक सियासी गेम लग रहा है जो शुरू हो गई है। आप समझते हैं कि ये इलेक्शन से पहले एक सियासी गेम है, कोई हीरो बन रहा है, कोई ज़ीरो बन रहा है? इस सारे सियासी खेल में नुकसान किसका होगा? अच्छा, आपके सवाल के 2-3 हिस्से हैं। इसमें जो आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि ये उसी तरह की सूरत हाल है जैसी 2018 की, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उससे डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में ये सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2018 में एक तारीखी कौमी गलती की जा रही थी और अब जो है उस गलती को दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये बुनियादी फ़र्क है 2018 और इस मामले में। जहाँ तक साइफर के हवाले से बात है, अब मेरे ख्याल में किसी शख्स को कोई शुबा नहीं होना चाहिए ये अमरीकी साजिश की हंडिया कहाँ पकी है, किसने ये तैयार की है। अब इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ वालों ने इसको डिनाई भी नहीं किया, और डिनाई का मतलब ये होता, जब आप डिनाई नहीं करते इसका मतलब है आप उसको तस्लीम करते हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि इसकी तीसरी किस्त भी आएगी, तो ये बिल्कुल वाज़े हो गया है कि वो किस तरह एक ट्रांसक्रिप्ट को, मिनट्स को और ख़त को, वो सारा ड्रामा किस तरह किया गया। फिर उसके बाद अगर आप PTI की मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखिए कि एक झूठ जो खुद तख्लीक किया उसको मार्केट किस तरह किया गया। मैं कुछ नंबर्स आपके सामने बोलना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दीजिए। उस वाक़े के बाद से ये जो इमरान खान ने ख़त लहराया था, जो खुद क्रिएट किया था, इमरान खान साहब ने 113 तकारीर की हैं। उन 113 तकारीर में 450 दफ़ा साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 50 दफ़ा अमरीकी साजिश का, 62 दफ़ा बैरूनी साजिश का, 20 दफ़ा मदाखलत का, 40 दफ़ा धमकी का, डोनाल्ड लू अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 37 दफ़ा, मीर जाफ़र, मीर सादिक 60 दफ़ा और साइफर 50 दफ़ा उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। एक इसका मतलब है कि स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, एक झूठ बोलो और उसके ऊपर फिर कायम रहो और उसको इतनी दफ़ा बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। आज की जो ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर ये तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त ताना है कि उन्हें इमरान खान समझते हैं कि वो
बेवकूफ़ और बुद्धू लोग हैं उन्हें ट्रांसक्रिप्ट और लेटर के दरमियान फर्क नहीं पता चलेगा। अच्छा, जो आप कह रही हैं हालात बदल रहे हैं और मरियम नवाज की भी बरियत हो गई, मेरे ख्याल में ना उस पर हमें खुश नहीं होना चाहिए, उस पर हमें मातम करना चाहिए कि एक ये इसी तरह की बात है कि जिस तरह आपसे कोई कहे कि वो गाड़ी आपकी है, आप कहे नहीं है मेरी, तो फिर आपसे कहा जाए कि उसका सबूत लाएं कि आपकी गाड़ी नहीं है। तो यही सिचुएशन है। ये 6 साल पहले भी बात गलत थी, आज भी बात गलत है। इस अरसे में हमने 6 साल बर्बाद किया। ठीक ठीक जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपको क्या लगता है, ये अब सारे सियासी खेल में ज़ाहिर है लग रहा है सीधा सीधा नुकसान तो आम आदमी का ही है, आप समझते हैं ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये इमरान खान के बयानिए को डैमेज कर सकती हैं? नहीं, इमरान खान के बयानियों को तो ज़ाहिर है जो लोग इस चीज़ को गहराई में समझते हैं और जो लोग ये समझते हैं कि इसकी क्या मुज़मरात होंगे, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होगी इस मुल्क और कौम के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली, वो तो ज़ाहिर है वो समझेंगे कि डैमेज हो रहा है। लेकिन इमरान खान एक लीडर हैं इस मुल्क के और वो उनके अपने फॉलोअर हैं, उनके लिए फॉलोअर की बहुत सारी किस्में होती हैं पॉलिटिकल पार्टी में। एक ब्लाइंड फॉलोअर होती हैं जो कि उन्हें किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं, वो हर लिहाज से फॉलो करते हैं। दूसरे हैं जो चीज़ों को सोच के परख के कसौटी पे तौल के फिर उसके बाद करते हैं। तो ऐसे कम हैं लोग जो सोच के परख के और कसौटी पे तोल कर फिर किसी लीडर के पीछे जाते हैं। हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा यही है कि एक ट्रेंड चलता है उसके मुताबिक। अब रहा सवाल कि इसके टेक्निकल खदोखाल को अगर देखें तो डैमेज तो हुआ, और डैमेज किसका हुआ? ज़ाहिर रियासत का हुआ। आप ये बताएं कि हमारे जो सफ़ीर मौजूद हैं इस वक्त दुनिया के तकरीबन 112 ममालिक में जी, वो क्या फेस कर सकेंगे अपने मामलात को कि उन ममालिक से जब डेलीगेशन यहाँ आए तो उन डेलीगेशंस की कोई जब गुफ्तगू करें प्राइम मिनिस्टर से तो कोई सीक्रेसी ना रहे, यानी कि वो सहम के बात करें। और जो हमारे सफ़ीर बाहर हैं दुनिया में, उनसे जब लोग एक्ट करें तो उनके जहन के पीछे ये बात हो कि इस मुल्क में तो हर चीज़ की इस तरह रिकॉर्डिंग हो जाती है और कोई चीज़ छुपती नहीं है, तो फिर कोई आदमी हमसे कोई चीज़ शेयर ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही। जब सफ़ीर होते तो सफ़ीरों के साथ इनफॉर्मल मीटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर हो जाती हैं जो कि वो सफ़ीर अपने मुताल्लिका ममालिक को लिख के भेजती हैं और जिसके ज़ाहिर है बेसिस पर उनके फॉरेन ऑफिस फिर अपनी पॉलिसीज़ को उस मुल्क के साथ बायलैटरल पॉलिसीज़ को रिवाइज करते हैं या उसको मज़ीद एवेलुएट करते हैं। अब रहा सवाल कि इसके एक टेक्निकल मामला भी है और एक दूसरा सियासी मामला है। सियासी मामला तो खैर चलें ठीक है, सियासी माइलेज जो भी मिल जाए इस मामले में, लेकिन इसका कानूनी मामला यह है कि आपके मुल्क में एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तो वायोलेशन हुई है बहरहाल, और उस वायोलेशन को अगर देखा जाए तो साइबर एक्ट की भी वायोलेशन हुई है। जब हमारे लॉस की कुछ की वायोलेशन जब हुई है तो दैट शुड टेक इट्स ओन कोर्स। बाकी रहा सियासत में माइलेज अगर बनाना है तो कम से कम फॉरेन हमारे जो रिलेशंस हैं या फॉरेन पॉलिसी है उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। उसका डैमेज का मतलब ये हुआ फॉरेन पॉलिसी को रियासत को उस मामले में आपकी रियासत से लोगों का कॉन्फिडेंस, यानी बैरूनी दुनिया का तो चले हैं ही है कॉन्फिडेंस जो कम होगा इस मामले में। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मेरे पास आज वक्त कम है, मैं चाह रही थी क्विकली सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए और हम आगे भी चलकर बात कर सके दीगर इश्यूज पर भी। जी नवीद हुसैन साहब, ये इलेक्शन से पहले सियासी गेम है, ऑडियो लीक्स को किस तरह से आप देख रहे हैं? इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचा सकती हैं? दुआ मेरे ख्याल में मैं इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ। अगर इस वक्त कतई नज़र इसके कि मुबैना ऑडियो में जो है वो इमरान खान साहब अपने जो उस वक्त के मिनिस्टर्स के साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं या उस वक्त के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं, या मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपनी मुबैना ऑडियो में वो अपने चचा के साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब क्या डिस्कस कर रहे हैं, कतई नज़र इसके यहाँ सवाल मेरे ख्याल में सब वो जमातें, वो सियासी जमातें और वो लोग जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, उनको सवाल ये उठाना चाहिए कि ये ऑडियो जो है ये रिकॉर्ड किसने की और किसने लीक की। हम देखते हैं कि एक एनोनिमस जो है वो एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उस पर जो है वो एक बोली लगाई जाती है और उसके बाद जो है ऑडियोज़ गवर्नमेंट साइड की ऑडियोज़ लीक करने का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद
قومی سلامتی کی میٹنگ بیٹھتی ہے اور پھر اس پہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ تحقیقات کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے وہ انانیمس اکاؤنٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی آڈیوز جو ہے وہ مبینہ آڈیوز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے اس وقت میرے خیال میں ساری سیاسی جماعتوں کو سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ آخر کون ہے جو کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کر رہا تھا۔ اگر ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ بگڈ ہے، اگر وہ بگڈ ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے انہوں نے بیٹھ کے اس پہ ایک کمیشن بنایا، لیکن پاکستان میں کمیشنوں کی تاریخ بھی جو ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں رہی، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ایسے کمیشنز کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ نہیں نکلتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت وہ جو آڈیوز ہیں ان کی بیسس پہ ایک دوسرے کے بیانیوں کو اور ایک دوسرے کو ڈیمونائز کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ آڈیوز آئی کہاں سے ہیں اور کس نے لیک کی ہیں۔ اس سے اگر یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اگر باہر سے ہیڈز آف اسٹیٹ آتے ہیں، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس بگڈ ہوتا ہے اور کل ایک رپورٹ آتی ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ڈی بگ کر دیا گیا اور معاملہ ختم، میرے خیال میں معاملہ یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہماری سیاسی جماعتیں یہ سوال نہیں اٹھا رہی تو میرے خیال میں پھر یہ ہے کہ ہمارا جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اندر ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان میں ٹرو ریپرزینٹیٹو ڈیموکریسی نہیں رہے گی، یہاں پہ گائیڈڈ ڈیموکریسی ہوگی۔ تو اگر گائیڈڈ ڈیموکریسی کے اوپر ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کا، ہمارے رولنگ ایلیٹ کا اس کے اوپر اتفاق ہے تو میرے خیال میں پھر یہ اداروں کے اوپر جو جس طرح سے کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو پھر اس ڈرامے کو بھی بند کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اسماعیل قاسم صاحب، اس سارے سیاسی کھیل میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ تو دیکھیں اس آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک تھوڑی سی ریسپیکٹفلی انٹرو میں کریکشن کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ مرضی کے منٹس، عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا، وہ آڈیو جو چل رہا تھا اس میں تھا منٹس لکھنے ہیں جو کہ نیچے سب ٹائٹلز۔ میں نے وہ آڈیو کا اسکرپٹ نہیں پڑھا، میں نے کہا کہ وہ ان کی بات یہ تھی کہ اس میں ہم اپنی مرضی کے منٹس ڈال لیں۔ اگر مرضی کے منٹس لکھے ہوتے تو پھر میرا خیال ہے پرابلم بنتی۔ مرضی کے منٹس نہیں تھی، جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہی والی لکھی گئی تھی۔ دوسری چیز تھی کوئی زیرو بن رہا ہے اور کوئی ہیرو بن رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہاں پہ نون لیگ نہیں ہے جو کہ ہیرو بن رہی ہے۔ اگین کیونکہ پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ عوام کو اتنا زیادہ شعور حاصل ہو چکا ہے کہ جتنے بھی ڈیسیجنز آئے ہیں یا جو کچھ بھی چل رہا ہے ایونچولی یہ سارا کچھ بیک فائر کر جائے گا۔ آئی بلیو کہ دس از جسٹ دا بگننگ آف دی اینڈ۔ اب وہ کہتے ہیں نا فائنل سٹیج کے اندر، مرحلے کے اندر جب ہم داخل ہو رہے ہیں تو یہ وہ والا پوائنٹ آ چکا ہے، چاہے پارٹ 1 ہو آڈیو کا یا پارٹ 2 ہو آڈیو کا، اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، انہی کا بیانیہ تھا جو کہ اور افرم کیا گیا، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں، تو ان کے چاہے بلائنڈ فالوورز ہوں، لاجیکل فالوورز ہوں، اس میں یہ سب کچھ نہیں ہے لیکن ہم نے بنانا ہے، تو وہ اپنی مرضی کا بنانا چاہ رہے ہیں۔ کھیلنا ہے، سیاستدان کھیلتے ہی تو ہے نا، اور کیا کرتے ہیں، یہ تو زبان سامنے آ گئی، وہ تو کھیلتے ہیں ہر چیز کے اوپر۔ یہ تو عام زبان کیجول ڈسکشن تھی کیونکہ وہ عام پبلک کے سامنے نہیں کر رہے تھے، اپنے کیبنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ آج ان کا ایڈورڈز کالج پشاور کے اندر والی بھی اگر آپ ان کی بات سنیں تو جو میں کہہ رہا تھا کہ بگننگ آف دی اینڈ، تو وہاں پہ وہی 3-4 چیزیں تھیں کہ اگر میں فائنل کال دوں گا تو میں واپس نہیں مڑوں گا، ایک والی یہ بات تھی۔ دوسری وہ کہہ رہے تھے کہ پورے وہ اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک تو آپ نے جیل سے نہیں ڈرنا اور دوسرا موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں اگر مجھے نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ والی باتیں جو کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوتی، تھوڑی سی کہیں انقلابی گفتگو نظر آتی ہے۔ تو آئی ایم جسٹ اے بٹ افریڈ کہ ہو سکتا ہے کہ دس از جسٹ دی بگننگ آف دی اینڈ اور ایونچولی جو چیزیں ہیں خراب ہوں گی، لیکن اس میں ہیرو جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ بنتی نظر آ رہی ہے۔ صحیح، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب ہیرو ہوں گے؟ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے ہم واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا سوال ہوگا، سندھ بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ پھر ملتوی ہونے کا خدشہ ہے، یہ جو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں ملتوی کرنے کی، یہ کتنی درست ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سندھ کا بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ پھر خطرے میں پڑ گیا اور تیسری بار ملتوی ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس اور دیگر صوبائی محکموں نے سندھ گورنمنٹ کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مصروف ہیں اور الیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ اسی حوالے سے آج سندھ گورنمنٹ کا ایک اہم اجلاس بھی متوقع ہے جس میں حتمی فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ تاہم سندھ کی سیاسی جماعتوں نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے گئے تو شدید رد عمل دیا جائے گا۔
बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद के 16 अजला हैं जहां इंतखाबात होने हैं जो 23 अक्टूबर को शेड्यूल हैं। वाज़ेह रहे कि बलदियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला पहले भी 2 मरतबा मुलतवी हो चुका है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सिंध के बलदियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला फिर मुलतवी होने का जो खदशा है और जिस तरह मैंने जिक्र किया जो वजूहात बताई जा रही हैं, ये कितनी दुरुस्त हैं आपके ख्याल में? नहीं, चांसेस तो इसके हैं, उसके बहुत सारे हीले बहाने हो सकते हैं और उसकी वजह यह है कि चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट हो या मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि लोकल गवर्नमेंट के जितने फंड्स हैं और जितनी ताकत है और जितनी उनकी पावर्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही इस्तेमाल करे, और जिसकी वजह से एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस हमारा है वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, वो फ़ाल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क की आज काफ़ी जो हालत होनी चाहिए वो नहीं हो सक रही है। मतलब काफ़ी तनज़ुली की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो असल गेम पावर की है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती है सारे पावर और सारे पैसे उसके पास हों, इसलिए लोकल गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट नहीं करती है और इस वक्त भी वही हीले बहाने तलाश करके और पोस्टपोनमेंट की तरफ जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे बहाने, उसमें उज़रदारी पेश की जा सकती है। अगर लोकल गवर्नमेंट के फंड्स उनको मिल जाएं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 7 और आर्टिकल 140A है। अगर उसके अलावा आप इंडिया में देखें तो तकरीबन 2 दर्जन के करीब जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। हमारे यहाँ 2 टियर जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टियर है उसको बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को बस सरसरी तौर पर उसका रेफरेंस दिया गया है, जिसकी वजह से आज हमें बहुत सारे मामलात हमारे जो ग्रास रूट लेवल के हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नेंस का जो एक पिलर है वो ढीला और मुतज़लज़ल हुआ है और असल गेम जो है वो सर्विसेज मिल नहीं रही है। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं। नवीद हुसैन साहब, आपके ख्याल में जो वजूहात पेश की जा रही हैं वो दुरुस्त है? देखें दुआ, एक इससे पहले जैसे आपने शुरू में तमहीद में कहा कि 2 दफ़ा पहले जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जिसमें हैदराबाद और सिंध के डिवीज़न में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात होने थे वो मुलतवी किया गया और दोनों दफ़ा ऐसी रीज़न बताई गई जिससे बाकी जो सियासी जमातें हैं जो कि मैदान में थी वो उससे मुतासर नज़र नहीं आई, वो उनसे मुतमईन नज़र नहीं आई। एक दफ़ा तो यहाँ तक कह दिया गया कि जी कराची में बारिश होगी और इस वजह से जो लास्ट टाइम पोस्टपोन किया गया था तो उसमें ये बताया गया था कि जी मेट ऑफिस की फोरकास्ट है बारिश की, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता और इंटरेस्टिंगली वो बारिश हुई नहीं। तो अगर ये तीसरी दफ़ा दोबारा इसको बल्दियाती इंतखाबात को ये पोस्टपोन करते हैं तो मेरे ख्याल में इससे पहले भी हमने देखा जमात इस्लामी की तरफ से बड़ा शदीद जो है वो रिएक्शन इस पे आया और PTI की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन इस पे आया और इंटरेस्टिंगली जमात इस्लामी तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये कोर्ट में भी इस इशू के ऊपर चले गए कि जब जो है वो बैलेट पेपर्स तक जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पहुंच गए हैं तो उन बैलेट पेपर्स की सिक्योरिटी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और ये एक बहुत बड़ा लैप्स हो सकता है। तो अभी अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को बिठा के और उनका इनपुट लेने के बाद एक फैसला लेना चाहिए, ना कि जैसे कि पहली 2 दफा इन्होंने तमाम सियासी जमातों को एक जगह बिठाकर उनका इनपुट लेना चाहिए। अमार मसूद साहब, आप क्या किस तरह से देख रहे हैं जो वजूहात बयान की जा रही हैं वो दुरुस्त हैं? पावर शेयरिंग ज़ाहिर है एक बड़ा इशू है। देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जमील साहब ने जो फरमाया मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बल्दियाती निज़ाम को और थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी को हमारे यहाँ कभी अहमियत दी नहीं गई क्योंकि ये फंड्स का मसला होता है। हमारे MPs MNA अपनी ताकत और अपने फंड नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी बात ये है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए बनते जा रहे हैं कि ये मुसलसल जो है पोस्टपोन होते जा रहे हैं और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सैलाब एक बहुत बड़ी हकीकत है, सारी दुनिया हमें उस नज़र से देख रही है, लेकिन ये पावर की गेम इसलिए है कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात और इसके नतीजे में जो नुमाइंदे होंगे उनका नेक्स्ट इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें बहुत ज़्यादा रोल होगा। तो बाद जमातें ऐसी हैं जिन्हें तवक्को है कि वो बल्दियाती इंतखाबात जीतेंगी और वो चाहे सैलाब हो, आंधी हो, तूफान हो, वो हर कीमत में इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन 3 दफ़ा पोस्टपोनमेंट कोई बात बनती नहीं है। इसके बारे में तमाम जमातों को बैठकर संजीदगी से कोई लाया अमल बनाना चाहिए।
درست जी। इस्माइल साहब, आप समझते हैं वजूहात जो बताई जा रही हैं वो ठीक है? मैं नहीं, दुआ वजूहात तो ऑब्वियसली ठीक नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सक्यूज़ होते हैं जो कि दिए जाते हैं। जो 30 ईयर ऑफ डेमोक्रेसी की बात अभी की है मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने, बिल्कुल ठीक बात की है। उसका एक तो फैक्टर वो भी है, बाकी ऑब्वियसली इसका जनरल इलेक्शंस के ऊपर बड़ा अहमियत और असर पड़ना है, तो वो फैक्टर भी है यहाँ पे। लेकिन ना मजाक बना हुआ है। जिस तरह एक और मैं चीज़ यहाँ पे अगर ऐड करूँ तो जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा कि चूँकि अब तीसरा जो मरहले के अंदर जो होने हैं वो 23 अक्टूबर को होने हैं, तो 23 अक्टूबर को तो मैच है, तो आप एक काम करें 16 को करवा दें। तो मतलब कि जिसका जो दिल करता है वो वहाँ पर वो कर रहा है। एक चीज़ है जो कि होनी है, उसको आप इनेविटेबल है, रोक नहीं सकते, उसको सही तरीके से कराएं। साफ शफाफ खुद मुख्तार इलेक्शंस ही हैं जो कि कराची या सिंध को ओवरऑल बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरह एक्सपर्ट्स का ये कहना है नाज़रीन, तफसीली जमातों को बैठना चाहिए और कोई मुत्तफ़िका लाहे अमल तरतीब देना चाहिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे दही इलाकों की ख़वातीन की खुद मुख्तारी के हवाले से कि फलाही तंजीमों की कितनी ज़िम्मेदारी बनती है। इसके लिए हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद होगा, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम होता है। पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद तकरीबन आधी आबादी से भी ज़ायद है, लेकिन मुल्क की तरक्की में उनका किरदार ना होने के बराबर है। दही इलाकों की ख़वातीन की अगर ख़ास तौर पर हम बात करें तो उनको मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने में फलाही तंजीमें भी पेश हैं। इनमें सिंध यूनियन काउंसिल एंड कम्यूनिटी इकनॉमिक स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोग्राम भी एक है जो सिंध के दही इलाकों की ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए कोशा है। इसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी प्रोग्राम सक्सेस प्रोग्राम की कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं नसरीन खान साहिबा। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है इसी प्रोग्राम की लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं रज़िया लगारी साहिबा और नाइला साहिबा। मैं आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। चूँकि आप इस सक्सेस प्रोग्राम के एक्सपर्ट्स हैं नसरीन साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बुनियादी सवाल, आपका प्रोग्राम किस तरह से दही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में मददगार साबित होता है और इसके बिहाइंड आपका एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी आपने बताया सक्सेस प्रोग्राम, तो मैं आपका थोड़ा सा पहले ये बताऊं कि शुरू किस तरह हुआ। तो पहले सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर 8 ज़िलों में पावर्टी रिडक्शन का एक प्रोग्राम चलाया। उसका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया। उसको देखते हुए फिर उन्होंने ये कहा कि हम इस प्रोग्राम को एक्सटेंड हमें करना चाहिए और ये 100% ख़वातीन के साथ था। उसके बाद जो EU की फंडिंग से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में सक्सेस प्रोग्राम हमने शुरू किया, ये भी 100% औरतों के साथ ही था। अब इस प्रोग्राम का जो असल मकसद था, एक तो ये था कि औरतों के साथ जो हम काम करें, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, और दूसरा ये है कि जो पावर्टी रिडक्शन जो हाउस होल्ड सतह पर है, यानी कि घर के सतह पर है, उनके साथ मिलकर हम ये उनकी गुर्बत कम करने में उनके लिए हम काम करें। तो जब हमने ये काम की शुरुआत की तो पहले हमने इस काम के लिए किया कि हमने सर्वे किया कि भाई 8 डिस्ट्रिक्ट में जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो इस डिस्ट्रिक्ट में पावर्टी का रेशो क्या है। पावर्टी का रेशो के बाद जब सर्वे आ गई, रिजल्ट हमारे पास आया, तो फिर हमने इसमें सक्सेस प्रोग्राम में उसके बाद जो तमाम अहम है सोशल मोबिलाइजेशन का काम जो हमने ख़वातीन को इकट्ठा किया, तो इसमें जो ख़वातीन को हमने इकट्ठा किया, जो RSPs का एक अपना ये है कि 3 टियर्स सोशल मोबिलाइजेशन होती है, जिसमें पहले ये है कि जो हम ख़वातीन की तंजीम बनाते हैं जो मोहल्ले की सतह पे होती है, जिसको CO कहते हैं। ये जो लोकल सपोर्ट हम विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जी VO ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसके बाद जो 3rd टियर से वो अहम है, वो है लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने सक्सेस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं कि इसने 34,000 इंस्टीट्यूशन हमने यहाँ पर बनाए सिंध में, और इसके बाद हमने इस प्रोग्राम में इन औरतों को ट्रेनिंग्स दी। ट्रेनिंग्स के बाद फिर हमने इनके साथ जो यहाँ पर इनके साथ मिलकर काम किया। एक तो ये है कि जब हमने काम की शुरुआत की तो उसमें काम में औरतों के साथ काम करने में बहुत मसले भी पेश आए, लेकिन ये है कि हमने कोशिश की और इन ख़वातीन को मिलकर हम आगे लेकर आए। तो हमने इनको जब ट्रेनिंग्स दी उसके बाद हमने इनको समझाया कि आप अपनी ये तंजीम कारी का काम किस तरह कर सकती हैं। और हमने जब घरों के साथ काम किया, जब घर सतह की तंजीम बनाए, तो पहले हमने ये किया ट्रेनिंग के बाद कि इनका घर सतह का एक मंसूबा बनाया MIP, ज़ाहिर गुर्बत जो घर सतह पर होती है, और RSPs एक वाहिद ऐसा इदारे हैं जो घर सतह पर पहुंचते हैं। गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर हम काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे शायद घर तक ना पहुंच सके। आप बार-बार गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, आपके इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट किस तरह से मददगार साबित हुई?
इसमें यह है कि हमारी जब प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया, जब हमारे 3 टियर्स ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो फिर एलओसओ नेटवर्क बने जो तहसील लेवल पे थे। उस नेटवर्क में जो वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर था वो उसको चेयर करता था और उसको डीसी ने नोटिफाई किया, और फिर डिस्ट्रिक्ट सतह पे हमारा नेटवर्क बना एलओसओ को, उसको डीसी जो है चेयर करता था वो डीसी ने नोटिफाई किया। अब होता ये था कि जब गवर्नमेंट के हमें जो भी टीयर्स है, गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं, जब मीटिंग्स होती थी तो वो सब इदारे के वहाँ पर प्रेजेंट होते थे, और फिर एलओसओ अपने वहाँ पर प्रॉब्लम जो औरतें हैं वहाँ पर उनको बताती थी कि भाई हमारे साथ अभी हमारे कौन से मसले हैं, तालीम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, क्या क्या अभी हम मसले फेस कर रहे हैं और किस किस में हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। अच्छा, तो ये आप इस प्रोग्राम में बाख्तियार बनाने के लिए उसका कोई एजुकेशन का भी आपका प्रोग्राम है अलग से, या उसी में आप जो ट्रेनिंग आप कह रही हैं उसी में इसको कवर करती हैं? इसी प्रोग्राम में हमने एजुकेशन का प्रोग्राम भी किया, जो तालीम बालगा का प्रोग्राम था, वो भी हमने यहाँ पर 35,000 खवातीन को कोर्स करवाया और उनको इस काबिल किया कि वो अपना नाम लिख सकें, नंबर पढ़ सकें। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊं, सक्सेस में जो खवातीन के साथ हमने काम किया, इसमें एक बहुत बड़ा एक कॉम्पोनेंट है CI, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जो इन खवातीन के अकाउंट में जाता था, और ये खवातीन खुद अपने चेक जो उसे साइन करती थी। तो कम से कम हमने सोचा कि इन खवातीन को इतना पढ़ना है कि ये वो देख सकें कि हम। ठीक है नसीम साहिबा, आपके प्रोग्राम का जो एब्रीवेशन है सक्सेस, उसी से अंदाजा होता है कि आप दही खवातीन की तरक्की के लिए कोशिश हैं। अच्छा, जो आपके साथ 2 बेनिफिशरीज मौजूद हैं, रज़िया साहिबा और नाइला, मैं चाहूँगी कि मैं इनसे इनकी जो, क्योंकि ये एक लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं और एक खजानची हैं, तो रज़िया साहिबा मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा, किस तरह से इस प्रोग्राम के ज़रिए आपने अपनी ज़िंदगी को बाइख्तियार बनाया। जी शुक्रिया मैम, थैंक यू मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं अपनी नज़र से देखूँ तो ये जो सक्सेस प्रोग्राम है ये हम खवातीन के लिए ही बनाए, इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद निकला है, क्योंकि इसमें हम खवातीन की जो ज़राए आमद मुआश है वो बढ़ी है इस प्रोग्राम के तहत। जो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुए थे? मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली है। मैं वो एक घरेलू औरत थी जो सिवाय, मेरे माइंड में कुछ करने को नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी मैं सिवाय बच्चे पालना, खाना पकाना, बस घर का ही करना है और कुछ नहीं, मेरे जहन में इतना वो कुछ था ही नहीं। जब से ये सक्सेस प्रोग्राम आया, मैं CEO की मेंबर बनी, फिर VO की, फिर LSO में आई, फिर हमें जो ट्रेनिंगें मिली इसमें जो है मिली, उसके हवाले से फिर हमें जो है ना बहुत कुछ इम्पावर मिला। हमारे जहन खुले कि हम जो खवातीन है वो भी हम अपने मर्दों के साथ हमने जो है काम करना है, हमें अपनी आमदनी में इजाफा बढ़ाना है, उसके साथ ये काम करना है। फिर इस सक्सेस प्रोजेक्ट में जो हमें ग्रांट मिली, बगैर सूद के जो कर्जा मिला, हम औरतों को IGG ग्रांट मिली, और उसके अलावा जो है हमें ट्रेनिंगें मिली, वोकेशनल ट्रेनिंगें मिली, उससे हमारे जो घराने थे उनमें जो आमदनी में हमारी इजाफा बढ़ा, हमारी आमदनी शामिल हुई, और उसमें जो हमारी इज़्ज़त बढ़ी, मुआशरे में हमारी इज़्ज़त बढ़ी, घर में इज़्ज़त बढ़ी। मैं कहती हूँ अगर ये सक्सेस प्रोग्राम ना आता शायद हम 10 साल और पीछे चले जाते हैं। सही। और नाइला, आपकी क्या ज़िंदगी में तब्दीली लाया ये प्रोग्राम, और आप क्या जिम्मेदारियां अदा करती हैं लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में भी जैसे कि बाजी ने बताया, ऐसी कुछ बातें कि मैं भी एक घर से ही ताल्लुक़ रखती थी। 5 दर्जा में पढ़ी हुई थी प्राइमरी स्कूल में, और इससे ज़्यादा ना कोई सोचती कि आगे कुछ बढ़कर मैं काम कर सकती हूँ। बस ये सोचती थी कभी कभी कि ऐसा हो जाए कि किसी की हेल्प कर लूँ, कोई काम हो जाए, पर वो सोच वहीं दब जाती थी। वो क्यों कि मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था, और मेरा पहला ज़रिया सक्सेस प्रोजेक्ट है, जिसने मुझे इतना एम्पावर किया कि अब मैं नेटवर्क जो DC तक जाता है, हमारा नेटवर्क LSOs का बना हुआ है, मैं उसकी मेंबर हूँ। अपनी UC में सब काम होते हैं। सक्सेस प्रोजेक्ट में जो 5 काम है, CIF है, माली इमदाद है, और हुनरी जो सिखिया दी गई है वो है, या सेहत कार्ड है, या स्कीम्स जो हैं, उन सब में मेरा बढ़ चढ़ के हिस्सा होता है। कहीं भी चलना जाना होता है, चली जाती हूँ, और पहले नहीं होता था। और एक मज़े की बात बता दूं कि जब मैं घर पे होती थी तो ये तो होता है आम के घर में जो लड़की रहती है कि उसे बाहर जाने से मना किया जाता है। सिर्फ घर का मसला नहीं होता, फैमिली का मसला नहीं होता, बल्कि खानदान का मसला होता है, खानदान भी, बिल्कुल सही कह रही हैं, सुनना पड़ता है बहुत कुछ। जी
جی جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ماں باپ کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے. جی بالکل. جی نائلہ صاحبہ آپ مکمل کریں اپنی بات. جی ہاں تو بہت کچھ انہیں سننا بھی پڑتا ہے ہمارے لیے کہ ایک لڑکی باہر جائے گی گاؤں سے نکلے گی تو کافی ساری گالیاں سننی پڑی, بہت برا اپنے لیے سننا پڑا میری فیملی کو, مجھے. پر میں نے ہمت نہیں ہاری. کیوں نہیں ہاری؟ کیونکہ میرا پورا ساتھ دیا سکسیس پروجیکٹ نے. بار بار آئے میرے گھر, نہیں آپ کچھ کر سکتے ہو, آپ ساتھ دو ہمارا, آپ آگے چلو, آپ کسی اور کی ہیلپ کر سکتے ہو. اب شکر الحمدللہ میں خزانچی ہوں اپنے LSO جلدوں کی, اور ہمارے یہاں جو سرسو سکسیس پروجیکٹ سے گرانٹ ملی تھی 70 لاکھ, الحمدللہ وہ 1 کروڑ سے اب زیادہ ہے جو ہم اپنی بینیفیشریز کو دیتے ہیں. یہ یعنی یہ پروگرام وہاں کی جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں ان کی زندگی کو بدلا ہے. نسرین صاحبہ میں آپ سے لاسٹ کوشچن, بڑا اچھا آپ کی کام کری آپ کی آرگنائزیشن. وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں جن کو ظاہر ہے جس طرح سے نائلہ شیئر بھی کر رہی ہیں کہ گھر میں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے باہر نکلنے کے حوالے, خاندان کی بھی بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں, سوسائٹی کی بھی بہت سی باتیں. آپ ایسی خواتین کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں, ظاہر ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو نسرین صاحبہ اس پروگرام کو عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو کچھ مسائل کا بھی سامنا رہا ہوگا, وہ کس قسم کے ہیں؟ جی جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی بھی شیئر کرتی ہوں. ایک ہماری یونین کونسل تھی تو وہاں پر وہ سارے جو وہ لوگ رہتے تھے پردے والے, اور وہاں کسی کو مولوی ٹائپ نا, تو کسی کو بھی اپنے ولیج میں انٹر نہیں ہونے دیتے تھے, یہاں تک کہ کوئی سبزی والا بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا اس ولیج میں. جب پہلے ہماری ٹیم گئی تو ان مردوں نے کہا کہ یہ آپ کی گاڑی ہمارے ولیج میں نہیں آنے چاہیے کیونکہ مدرسے وغیرہ چلتے ہیں اس ولیج میں اور ساری عورتیں دینی اور پردے والی ہیں نا, تو ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے. تو ہماری ٹیم 4 دفعہ گئی, 5 دفعہ گئی, پھر میں بھی گئی, پھر بھی انہوں نے انکار کیا. پھر چوتھی دفعہ پھر میں نے وہاں کے تھے ایک لوکل تھے وہاں کے MP MNA بھی تھے, ان سے جا کر سارے UC کے جو وہاں پر تھے چیئرمین ان کو بلا کے پھر ایک ہم نے میٹنگ کی. تو میں نے کہا آپ کو اعتراض نہیں ہو کیونکہ ہماری طرف سے جو بھی آئیں گی عورتوں کا پروگرام ہے تو ہم عورتوں کو ہی وہاں پر بھیجیں گے نا, کوئی میل نہیں آئے گا ہماری طرف سے, کیونکہ آپ ان کو کام کرنے کا موقع دیں, وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ ٹھیک ہے آپ لڑکیاں آئیں, کوئی مرد ہمارے گوٹ میں نہیں آنا چاہیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. جب ہم نے وہاں پر پہلی ہم نے وہاں پر LSO بنائی, LSO جب بنی تو وہ خواتین اتنی ہوشیار, اتنی اچھی کہ انہوں نے بہت اچھا سا ٹریننگ لی اور کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی LSO بہت اچھی طرح چلائی اور سارے بینیفٹ غریبوں کو لے کر دیے. اب میں آپ کو بتاؤں آج ٹائم دیکھیں, جس مدرسے میں وہاں مرد نہیں جا سکتے تھے آج کوئی بھی میل جا کے وہاں پر میٹنگ کر رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے. اتنی اویئرنیس آئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی واقعی آپ عورتوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہوں, ہمارے ولیج کے لیے. دیکھیں سکسیس پروگرام میں ایک تو یہ ہے کہ سوشل موبلائزیشن کے ذریعے, اور دوسرا اس میں جو غریبوں کے لیے بینیفٹ ہیں جیسے CIF ہے, انکم جنریشن گرانٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ ہیں. جو غریب ہیں اتنے افورڈ نہیں کر سکتے, جو سروے میں جن کا اسکور 0 کے 23 تک آتا تھا یا 11 تک آتا تو ان کو ہم نے کارڈ بھی ایشو کیے تھے. بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. آپ پروگرام یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے آپ کے پروگرام کی کہ آپ ان علاقوں میں ان ایریاز میں خواتین کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.